गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। 33वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। तो 32वीं वीडियो में हमने आपको केंद्रक विभाजन की या समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं के बारे में बताया था। उसमें प्रोफेज हो गई थी और मेटाफेज चल रही थी। तो मेटाफेज के बारे में हम बता रहे थे कि मेटाफेज अवस्था में सूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है जो केंद्रक झिल्ली के लुप्त होने के साथ साथ प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के द्रव में फैल जाते हैं क्योंकि केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है और गुणसूत्र कोशिका के द्रव में फैल जाते हैं। गुणसूत्रों का संघनन इस अवस्था पर पूर्ण हो जाता है मध्यावस्था पर। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें देखो मध्यावस्था की विशेषताएं। मध्यावस्था की विशेषताएं, मध्यावस्था की विशेषताएं। तो इसमें देखिएगा पहली विशेषता इसकी ध्यान देना। इसमें देखो आप कि इस अवस्था में गुणसूत्र या इस अवस्था में तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। कि इस अवस्था में तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। दूसरी जो विशेषता है इसकी ध्यान दीजिएगा कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र मध्यावस्था में आ जाते हैं। ये मध्य रेखा पर जाकर के, तो इसलिए को गुणसूत्र मध्य रेखा पर जाकर मध्यावस्था पट्टिका या हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य पट्टिका लिखो इसको। मध्य रेखा पर जाकर मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों या तारक केंद्रों से तर्कु तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्यावस्था पर स्थित हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। तीसरा है, इसमें ध्यान देना कि मध्यावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें सर्वाधिक संघनन होता है। ध्यान देना मध्यावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें सर्वाधिक संघनन होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मध्यावस्था में गुणसूत्रों में सर्वाधिक संघनन होता है, इसलिए ये सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब आता है फोर्थ विशेषता जो है इसकी, ये ध्यान रखना कि मध्यावस्था में गुणसूत्र
मध्यावस्था में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर ये V, L या I के आकार के दिखाई देते हैं। तो ध्यान देना, मध्यावस्था में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, मध्यावस्था में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर अर्धगुणसूत्र V, L या I, V, L या I के आकार के दिखाई देते हैं, के आकार के दिखाई देते हैं। तो ध्यान देना, इस पे क्या देखा कि गुणसूत्र मध्यावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब ये जो केंद्र विभाजन की दूसरी अवस्था थी मध्यावस्था, इसके बाद में आती है आपके पश्चावस्था। तीसरी जो अवस्था है वो होती है पश्चावस्था। कौन सी अवस्था? पश्चावस्था। ध्यान देना बेटा, अब आती है आपके तीसरी जो अवस्था है वो आती है पश्चावस्था, एनाफेज। पश्चावस्था, एनाफेज। ध्यान देना, जो यह अवस्था है, इस अवस्था का प्रारंभ सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से होता है। कैसे होता है? गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से होता है। अतः प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो देखिएगा पॉइंट में, इस अवस्था का प्रारंभ गुणसूत्र बिंदु से बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के विभाजन से होता है। अर्थात किससे होता है? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमेयर के विभाजन से होता है। अतः प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक अर्धगुणसूत्र को एक एक गुणसूत्र मिल जाता है। जिससे प्रत्येक अर्धगुणसूत्र को एक एक गुणसूत्र बिंदु, ध्यान देना, मिल जाता है। प्रत्येक अर्धगुणसूत्र को एक एक गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है। अब इन्हें क्या बोलते हैं? पुत्री गुणसूत्र। अब इन्हें पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। तो ये है साहब वो विभाजन अवस्था। कौन सी? पश्चावस्था। तो ध्यान दीजिएगा कि इस अवस्था का प्रारंभ गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेयर के विभाजन से होता है। ध्यान देना, अतः प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु जो होता है, प्रत्येक गुणसूत्र दो भागों में विभाजित
हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक एक गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है। अब इन्हें पुत्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो और ध्यान देना है इसमें कैसे होता है, ये देखो ध्यान से इसको। इसमें चित्र देखें इसका। डायग्राम के रूप में समझे इसको। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना, बार बार कहता हूं मैं। तो देखिएगा, ये कोशिका है, इसमें केंद्र जल लुप्त हो जाती है। ये तारक केंद्र एक ही है। तो मध्य अवस्था में जो गुणसूत्र थे, ध्यान देना, विभाजन हो गया इनका, ये इधर, ये इधर खिंच रहे हैं, इसलिए ये तो क्या हो जाता है, गुणसूत्र और नजदीक लाओ इनको। ऐसे क्योंकि इनसे ये इधर खींचेंगे तो ये इधर जाएंगे, इधर खींचेंगे ये तो इधर जाएंगे ये। तो ये जो गुणसूत्र बिंदु होता है, ये इसके विभाजन से होता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र को ये गुणसूत्र बिंदु होता है, गुणसूत्र बिंदु। तो इसका क्या होता है, प्रारंभ गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से होता है, ध्यान देना। अब ये तो होती है आपके अर्ली प्रारंभिक पश्चावस्था, प्रारंभिक पश्चावस्था, अर्ली, EARLY, अर्ली एनाफेज, ANAPHASE, एनाफेज। इसके बाद में जो दूसरी होती है एनाफेज, इसमें आप देखो देखिए, ये वही तारक केंद्र, ध्यान देना क्या है, ये तारक केंद्र है, इनसे क्या निकलेंगी, तारक किरणें। तो आपको पहले बता दिया था, इसमें ये तारक केंद्र, तारक केंद्र या ध्रुव कह सकते हैं इनको, और ये तारक किरणें, तरकु तंतु, तरकु तंतु, ये तारक किरणें किसके बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के। अब देखिएगा इसमें 3 प्रकार की चीज दिखाई देगी आपको इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
एक तर्क तंतु ये होते हैं। और एक इनके मध्य में होते हैं, ध्यान देना। तो ये चित्र ऐसे बनता है, तो ध्यान देना। ये जो होते हैं ये और ये होते हैं सतत तर्कुतंतु। क्या बोलेंगे इनको? सतत रेसे। हम ये भी कह सकते हैं, इनको ध्यान देना, सतत तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। और ये होते हैं आंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। और ये होते हैं, ध्यान देना, क्योंकि सेंट्रोमेयर के मध्य के होते हैं ये, और ये ध्रुवीय और सेंट्रोमेयर के मध्य के, और ये ध्रुव से ध्रुव के मध्य के, ये वाले और ये वाले। और ये कहलाते हैं आपको गुणसूत्रीय तंतु, गुणसूत्रीय तंतु, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु। तो 3 प्रकार के आपको तर्कु तंतु दिखाई देते हैं इसके अंतर्गत, और एक पूरा सेट पहुंचता है ध्रुवों की ओर। ये होते हैं तारक केंद्र, या हम ध्रुव कह सकते हैं इनको, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव। तो ये होती है आपके एनाफेज, परिपक्व एनाफेज या पश्चावस्था, पश्चावस्था एनाफेज। तो ध्यान देना कि जो ये पश्चावस्था होती है, इसका ये मान लीजिएगा ये सेंट्रोमेयर है, तो इसके विभाजन से प्रारंभ होती है। तो प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक एक क्या मिल जाता है? सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु मिल जाएगा। जैसे मान लीजिएगा ऐसे थे ये मध्यावस्था में, ये अब इसका विभाजन हो जाएगा, तो एक अर्धगुणसूत्र यूं और एक अर्धगुणसूत्र यूं, ऐसे मिल जाएगा ये। तो ये अलग अलग हो गए। तो एक 4 थे, 4 से बन गए 8। तो एक सेट पूरा कहाँ जाएगा? एक ध्रुव की ओर, और दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर। तो ये होती है कौन सी अवस्था? पश्चावस्था। तो इसमें देखो ध्यान से। और पश्चावस्था में 3 प्रकार के तर्क तंतु आपको दिखाई देते हैं। ये तो होते हैं सतत, जो ध्रुव से ध्रुव तक होते हैं, ये वाला और ये वाला। और दूसरे होते हैं ध्रुव से सेंट्रोमेयर के मध्य, गुणसूत्र बिंदु के मध्य, ये कहलाते हैं गुणसूत्री तर्क तंतु। और दूसरे तीसरे प्रकार के आपके गुणसूत्र बिंदु और गुणसूत्र बिंदु के मध्य के अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु, जिनके बारे में चर्चा करते हैं, देखिएगा। हाँ, तो तर्कु तंतुओं ये होते हैं जो तर्कु तंतुओं, इसमें आगे आता है आपको कि इस अवस्था का प्रारंभ सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से होता है। अतः प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक अर्धगुणसूत्र को एक एक क्या मिल जाता है? गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है। अब क्या कहलाते हैं? ये पुत्री गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये कहलाएंगे आपके पुत्री गुणसूत्र, पुत्री गुणसूत्र। यही पुत्री गुणसूत्र होते हैं, पुत्री गुणसूत्र। तो इसके आगे देखिएगा ध्यान से, ये खिंचते जाएंगे अपनी ओर के। तो इसमें अगला पॉइंट देखो जो चल रहा था वर्णन, कि तर्कु तंतुओं के संकुचन से पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगते हैं। इसमें देखो ये डायग्राम देख लेते हैं, इसका वापस बना लेते हैं।
तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ये तर्कु तंतु हैं, इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे खिंचते हैं ध्रुवों की ओर। इसमें देखो तर्कु तंतुओं के संकुचन से, तर्कु तंतुओं के संकुचन से, तर्कु तंतुओं के संकुचन से पुत्री गुणसूत्र, ये जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं, ये पुत्री गुणसूत्र, संकुचन से पुत्री गुणसूत्र या संतति गुणसूत्र किधर खिंचते हैं? ध्रुवों की ओर। पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों को खिंचने लगते हैं। एक गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र बने दो पुत्री गुणसूत्रों में, ध्यान देना, एक गुणसूत्र से बने दो पुत्री गुणसूत्रों में एक एक प्रत्येक गुणसूत्र की ओर, एक एक प्रत्येक ध्रुव की ओर जाता है। आगे देखो, एक गुणसूत्र से बने दो पुत्री गुणसूत्र, दो पुत्री गुणसूत्र में से एक एक गुणसूत्र या एक एक गुणसूत्र या एक एक पुत्री गुणसूत्र प्रत्येक ध्रुव की ओर जाता है। मतलब जैसे ये है एक सेट, तो एक गुणसूत्र से ये बना है, तो एक इस ध्रुव की ओर और एक इस ध्रुव की ओर। इसी प्रकार ये भी एक इस ध्रुव की ओर, एक इस ध्रुव की ओर, एक इस ध्रुव की ओर, एक, मतलब चार गुणसूत्र बनते हैं। अतः चारों गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर, मतलब एक सेट एक ध्रुव की ओर, दूसरा सेट दूसरे ध्रुव की ओर, अर्थात अतः पुत्री गुणसूत्रों का एक पूरा सेट, अतः पुत्री गुणसूत्रों का एक पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट, एक पूरा सेट एक ध्रुव की ओर, एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा सेट या समूह दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। मतलब एक सेट तो इस ध्रुव की ओर और दूसरा समूह इस ध्रुव की ओर, मतलब दो सेट बन जाते हैं गुणसूत्रों के, दो सेट पुत्री गुणसूत्रों के बन जाते हैं, एक सेट यह, एक सेट यह। तो इस यह पुत्री गुणसूत्रों का सेट इस ध्रुव की ओर और ये वाला इस ध्रुव की ओर चला जाता है। ध्यान देना, यह क्रिया प्रकृति में पूर्ण सावधानी से होती है, पूर्ण सावधानी से होती है। भूल की संभावना कम या नगण्य होती है। यदि भूल हो गई तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ध्यान देना। तो पश्चावस्था की विशेषताओं के बारे में हम आपको अगले उसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको और देख लें कि ध्यान देना, तर्कु तंतुओं के संकुचन से पुत्री गुणसूत्र किधर खिंचते हैं? ध्रुव की ओर खिंचते हैं। आगे एक गुणसूत्र से बने दो पुत्री गुणसूत्र, एक गुणसूत्र से दो पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ध्यान देना, और एक एक पुत्री गुणसूत्र प्रत्येक ध्रुव की ओर जाता है। अर्थात
पुत्री गुणसूत्रों का एक सेट एक ध्रुव की ओर और दूसरा सेट दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। यह क्रिया प्रकृति में पूरी सावधानी पूर्वक होती है, भूल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो अगले 34 वीडियो में हम इसकी ये पश्चावस्था की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।